हेलो एवरीबॉडी। ज्योग्राफी के नए लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस नए लेक्चर सीरीज के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहेगा कि फिजिकल ज्योग्राफी के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको वो कवर करा दिया जाए, ताकि एग्जामिनेशन में अगर किसी भी तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो एज पर द टाइम अवेलेबिलिटी हमारा प्रयास यही रहेगा कि लैंड फॉर्म्स और जितने भी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, प्लेट टेक्टोनिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको ब्रीफ में आपको कॉन्सेप्ट्स दे दिया जाए, ताकि एग्जाम में आपको सहूलियत हो। तो इस पार्टिकुलर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थ के बारे में। तो हमारी अर्थ का जब शेप की बात कही जाती है, जब शेप का जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसको एक पार्टिकुलर नोमेनक्लेचर से जाना जाता है, दैट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी अर्थ इक्वेटर से काफी बल्जी है और पोल्स पे ये काफी चिपटी हुई है। इस वजह से इसका एक रेगुलर राउंड शेप नहीं होता है, कंप्लीट स्फीयर शेप नहीं होता है। इसीलिए जियोडेसी में अर्थ के शेप को ऑब्लेट स्फीरॉइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कई बार इसे एलिप्सोइड भी जानते हैं। एलिप्सोइड को भी समहाउ इस तरीके से भी बोला जाता है कि ऐसी चीज जो सेंटर से काफी फैली हुई हो और दोनों सिरों पे टॉप और बॉटम में वो चिपटी हुई, उसको भी एलिप्सोइड के नाम से जाना जाता है। पर एक कंफर्म और एक एग्जैक्ट जो शेप का नाम है वो है ऑब्लेट स्फीरॉइड। ठीक है, अगर एग्जाम में एलिप्सोइड भी हो, इज अर्थ एलिप्सोइड, तो हाँ, अर्थ एक एलिप्सोइड है क्योंकि उसका शेप ही इस तरीके से है। क्लियर। अर्थ को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि जितना भी अर्थ का हिस्सा है उसके 71% वाटर से भरे हुए हैं, और वाटर अवेलेबिलिटी के कारण ही नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट हम अर्थ को जानते हैं। पर इस 71% में सबसे ज्यादा जो है वो 97%, लगभग 97% जो है वो सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर यानी कि ये ओशियन या फिर सी में ट्रैप्ड है। बाकी के जो 3% है वही हमारे फ्रेश वाटर है, और उस 3% जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है उसमें भी जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो है हमारा ग्लेशियर और आइस कैप्स में। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ हमारा जो है वो 6370 किलोमीटर है। और एक और चीज, हमारे सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी जिसकी है वो है हमारे अर्थ की। सो अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लैनेट। ओके, डेंसेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और सबसे लीस्ट डेंसिटी जो है वो है सैटर्न की। ओके, तो अर्थ के बारे में, उसकी ऊपरी संरचना के बारे में तो हमें पता होता है कि हाँ, क्योंकि हम उसे देखते हैं, हमारे लिए इजी होता है उसको स्टडी करना, उसको एग्जामिन करना। पर अर्थ के इंटीरियर में क्या है उसको फाइंड आउट करना जनरली काफी डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए दो टाइप के सोर्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर एक जानकारी आप रखिए कि डायरेक्ट सोर्सेस में जैसे माइनिंग हो जाती है, डीप ड्रिलिंग हो जाते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट वोल्केनिक इरप्शन जो है, वोल्केनो के थ्रू जो लावा निकलता है, उसकी स्टडी करके हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में कैसी कंपोजिशन है, उसकी संरचना कैसी है। ये डायरेक्ट सोर्सेज हो गए। इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या होता है कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी, इन सब की स्टडी करके पता लगाते हैं कि अच्छा, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो प्रॉपर्टीज है वो डिफर करती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, तो इससे हमें पता चलता है कि अच्छा, अर्थ के इंटीरियर में भी जो कॉम्पोजिशन है उसमें भी वेरिएशन होगा। एक और चीज आ जाता है मेटियोर्स, यानी कि उल्का पिंड। तो उल्का पिंड जो है वो अर्थ का तो हिस्सा नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंड का भी जो कॉम्पोजिशन है वो अर्थ के कॉम्पोजिशन से सिमिलर है। तो ये उल्का पिंड यानी कि मेटियोर्स जब भूमि पे गिरते हैं, जब पृथ्वी से टकराते हैं, गिरते हैं, तो उनकी भी स्टडी करके हमें यह पता चलता है कि अच्छा, अर्थ का कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर ऐसे है, ऐसे रहा होगा। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन इनडायरेक्ट सोर्सेज इज सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स रिलेटेड है हमारे यहाँ अर्थक्वेक से, यानी कि अर्थक्वेक के बाद जितने भी कंपन होता है, जो भी ट्रिमर्स निकलते हैं, उनकी भी स्टडी करके हमें पता चलता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसा है, क्योंकि ये जो वेव्स है वो डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट तरीके से प्रोपोगेट होते हैं, उनका डायरेक्शन अलग होता है, उनका मूवमेंट जो होता है, उनकी मूवमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होती हैं। तो इन सब चीजों के माध्यम से हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगाते हैं। तो जब सेस्मिक एक्टिविटीज की बात हुई है तो हम अर्थक्वेक के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो
अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप, यानी कि धरती का कांप जाना, शेकिंग ऑफ अर्थ, है ना। तो शेकिंग ऑफ अर्थ जो है वो कैसे होगा? वो होता है कि धरती के अंदर, यानी कि क्रस्ट के नीचे, सरफेस के नीचे, जब बहुत ही भारी मात्रा में रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, जब रिलीज ऑफ एनर्जी होगी तो वो वेव्स को जनरेट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में वो वेव्स जनरेट होता है। इस पार्टिकुलर पिक्चर में आप देखिए कि यहाँ से हमारी जो एनर्जी है वो जनरेट हो रही है, वो वेव के तरीके में है, वो वेव के रूप में है, और वो फिर डिफरेंट डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट हो रही है, वो बढ़ रही है। तो धरती के अंदर जो सबसे पहले जहां पे एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। उसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। फोकस या हाइपोसेंटर दोनों सिमिलर टर्म है, ठीक है। हाइपो मीन्स नीचे, हाइपो वर्ड जहां भी होगा आपको समझना है कि उसका अर्थ है नीचे। तो हाइपोसेंटर और फोकस सेम, जहां पे सबसे पहले एनर्जी रिलीज होती है, और ये धरती के अंदर की बात है, ये कभी सरफेस पे नहीं होगा। पर उस फोकस के बाद जब वेव सबसे पहले अर्थ पे टकराती है, सबसे पहले जहां हिट करती है, उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। तो फोकस के जस्ट ऊपर में होगा एपीसेंटर, जो कि सरफेस पे है, ठीक है। तो एपीसेंटर सरफेस पे, हाइपोसेंटर सरफेस के अंदर। अब ये रिलीज ऑफ एनर्जी होगी कहाँ? धरती के अंदर तो बहुत हलचल मचती है, बहुत ऐसे कॉम्पोजिशन है, ऐसा स्ट्रक्चर है कि धरती स्टेबल नहीं है। वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि उसका इंटीरियर किस किस तरीकों से है, किस किस नाम से हम जानते हैं। तो जब दो सरफेस रॉक या जो क्रिस्टल रॉक है उसके बीच में जब फॉल्ट हो जाता है, फॉल्ट यानी कि एक शार्प ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रेक है, एक शिफ्ट हो गया है, और ये शिफ्ट ऐसा है कि एक ऊपर की तरफ स्लाइड होगा और एक नीचे की तरफ स्लाइड होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे। उस फॉल्टिंग में वेव को मूव करने के लिए एक रास्ता मिल जाता है, और तब ये वेव्स आगे की तरफ जनरेट होती हैं, बढ़ती हैं, क्लियर। देन कम्स द सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वेव को रिकॉर्ड करता है। ये जो वेव जब सरफेस पे टकराती, हिट करती हैं, तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मिक एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया सेस्मोग्राफ, ओके। देन कम्स कि इस अर्थक्वेक वेव्स को हम दो टाइप्स में बांटते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स को दो टाइप में बांटते हैं। सबसे पहले है बॉडी वेव्स और दूसरा है सरफेस वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव्स यानी कि जब एनर्जी रिलीज होती है फोकस पे, तो फोकस पे एनर्जी रिलीज होने के बाद वो वेव्स धरती के अंदर ही डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि थ्रू बॉडी ऑफ द अर्थ दीज बॉडी वेव्स मूव्स, है ना। ये जो बॉडी वेव्स है धरती के अंदर ही मूव होते हैं जब फोकस पे एनर्जी रिलीज हो जाता है। पर ये सरफेस वेव्स, ये जो है कि ये बॉडी वेव्स जब हिट करते हैं सरफेस रॉक्स को, है ना, ये बॉडी वेव जब क्रस्टल रॉक्स को या जब क्रस्ट के तह तक जब पहुंचते हैं तो वो सरफेस रॉक्स को हिट करेंगे। वहां पे फिर जो इंटरेक्शन होता है, फिर एक नया सेट ऑफ वेव्स जनरेट होगा, उसको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। और यही सरफेस वेव्स फिर सरफेस पे प्रोपोगेट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। बॉडी वेव्स धरती के अंदर की बात है, सरफेस वेव्स धरती के सरफेस ऊपरी हिस्से की बात है। और यही बॉडी वेव्स ही सरफेस वेव्स को फिर जनरेट करते हैं जब ये जो क्रिस्टल रॉक से या सरफेस रॉक से टकराते हैं, क्लियर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो सेस्मिक वेव्स हैं इनकी वेलोसिटी कैसी होती है जब मटेरियल की डेंसिटी चेंज होती है। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल अगर बहुत डेंसिटी ज्यादा है तो जो सेस्मिक वेलोसिटी ऑफ वेव्स होगी, है ना, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि डेंसिटी और सेस्मिक वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यदि हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम एग्जाम में गलती करते हैं, क्योंकि हमारा यही सोच होता है, जनरल सोच यही है कि अगर डेंसिटी काफी ज्यादा है यानी कि वेव्स को प्रोपोगेट करने में मुश्किल होगा, सो वेलोसिटी विल बी लोअर। पर ऐसा नहीं है, अर्थक्वेक वेव्स के केस में ऐसा नहीं है। डेंसिटी अगर काफी ज्यादा है तो वेलोसिटी भी हायर होगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओके। देन बॉडी वेव्स को फिर हम दो टाइप्स में बांटते हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स।
बॉडी वेव्स यानी कि धरती के अंदर जो वेव्स जनरेट होते हैं उनको दो टाइप्स में बांटते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। तो जो प्राइमरी वेव्स होते हैं ये काफी फास्ट मूव करते हैं, और ये काफी फास्ट मूव होने की वजह से सरफेस को सबसे पहले यही हिट करते हैं, प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, इसे आप याद रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी वेव्स का कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी टाइप्स हैं हमारे मैटर के, उन सब में ये ट्रैवल कर लेते हैं। पर सेकेंडरी वेव्स के साथ ऐसा नहीं है, सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड में ही मूव करेगा। ओके, सिर्फ सॉलिड में ही इसका प्रोपोगेशन होता है। तो S फॉर सेकेंडरी, S फॉर सॉलिड, प्राइमरी वेव्स तीनों में ट्रैवल करेंगे। ओके, तो जो प्राइमरी वेव्स जो मूव करती है तो वो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करती है मटेरियल के अंदर। वो एक पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव करती है, यानी कि उनका जो मूवमेंट है वो ऐसे है। तो इस वजह से उनको ज्यादा रेस्ट्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ता है और वो सिंपली काफी आसानी से मूव कर जाते हैं, इसलिए वो फास्टर मूव करते हैं। पर ये इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि मटेरियल को कंप्रेस कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, तो ज्यादा डिफरेंस उसमें या ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहे तो वो नहीं हो पाता है। सेकेंडरी वेव्स की जब बात करते हैं तो सेकेंडरी वेव्स जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए जाती है। जब क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए जाती है तो इनकी वेलोसिटी लोअर होते जाती है। जब लोअर होती है तो इनका मूवमेंट भी स्लो होता है। पर चूंकि क्रेस्ट, चूंकि मटेरियल में काफी डिस्ट्रक्शन ला रही है, काफी डिफरेंस ला रही है, इस वजह से ये काफी डिस्ट्रक्टिव मानी जाती है। डिस्ट्रक्टिव वेव इनको कहते हैं सेकेंडरी वेव्स को। सो सेकेंडरी वेव्स क्रिएट्स मोर डैमेजेस देन प्राइमरी वेव्स। देन कम्स दैट अर्थक्वेक को हम मेजर कैसे करते हैं। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए दो स्केल होते हैं। एक तो होता है हमारा मैग्नीट्यूड स्केल, जिसको हम रिक्टर स्केल भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड स्केल, जिसको रिक्टर स्केल भी बोला जाता है, जो कि 0 to 10 के रेंज में होता है। ठीक है, और दूसरा होता है एक हमारा मर्कली स्केल, जिसमें हम इंटेंसिटी नापते हैं। ठीक है, ये इंटेंसिटी स्केल है। ये डिफरेंस आप समझेंगे, इंटेंसिटी स्केल जो कि 1 से लेके 12 के स्केल रेंज में होता है। तो ये इन दोनों का उपयोग होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उनका मैग्नीट्यूड कितना है, फिर वो एनर्जी की इंटेंसिटी कितनी है, वो कितना डैमेज ला रही है, उन सबको चेक करने के लिए दो स्केल का उपयोग होता है। तो जैसा हमारा पर्पस है उस हिसाब से इन स्केल का हम यूज करते हैं। तो एनर्जी का मैग्नीट्यूड कैसा है उसको नापने के लिए हम रिक्टर स्केल यूज करते हैं, और जो विजिबल डैमेज हुआ कि किस स्केल तक इंटेंसिटी थी, कितना हमें डैमेज ऑब्जर्व हुआ, उसको नापने के लिए हम मर्कली स्केल का यूज करते हैं। और ये रेंज आप समझेंगे 1 से 12 मर्कली, 0 से 10 रिक्टर स्केल। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अर्थक्वेक। उसमें प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन कम्स कि अब हमें तो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू तो अर्थ के बारे में जानकारी मिल गई कि अर्थ की संरचना ऐसी है। तो अब अर्थ के अंदर के लेयर्स कैसे हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये जितने भी स्फीयर्स हैं वो हमारे एटमोस्फीयर्स के लेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारे एटमोस्फीयर्स के लेयर की बात हो रही है, जो हम बाद में एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और उसके डिफरेंट लेयर्स के बारे में। अभी हम अर्थ के लिथोस्फेरिक और उसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसपे हम चलते हैं, जो ऊपरी सरफेस है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जो कि बहुत थिन है। मतलब धरती का 1% ही क्रस्ट है। धरती की जितनी संरचना है उसका सिर्फ 1% ही क्रस्टल है, जिसपे हम सब रहते हैं। जो भी प्लांटेशन, जो भी एग्रीकल्चर, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो क्रस्ट पे ही हो रही है। और ये लगभग 0 से 100 किलोमीटर थिक है। ठीक है, इसी क्रस्ट में जो ऊपरी हिस्सा होता है क्रस्ट का, और जो मेंटल का जो सबसे टॉप मोस्ट हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है,
ओके, तो जो क्रस्ट है वो सबसे आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है, ठीक है। और ये काफी ब्रिटल इन नेचर होता है, यानी कि आसानी से टूट जाते हैं, जिसको माइन करना या जिसको डिस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है। ब्रिटल मीन्स काफी इजी है उनको ब्रेक करना, क्रस्ट, ठीक है। अब इस क्रस्ट के दो टाइप होते हैं, इस चीज को आप समझिए। एक तो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरा होता है ओशियनिक क्रस्ट। तो जो कॉन्टिनेंट जिस क्रस्ट पे स्थित है उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे, और ओशनिक फ्लोर में जो स्थित है उसको हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। अब इसमें ये चीज जानना है कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो थिनर होता है देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये काफी थिन है, ये थिन है देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, पर ओशनिक क्रस्ट जो है वो काफी डेंसर है, डेंसर मीन्स काफी हेवी है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उतना हेवी नहीं है, उतना डेंसर नहीं है। इसीलिए जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स का जब डिस्कस करेंगे तो हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि डेंसर होने की वजह से ओशनिक क्रस्ट जल्दी नीचे सबडक्ट हो जाते हैं, जल्दी नीचे धस जाते हैं। इसीलिए ओशनिक क्रस्ट धसने की वजह से फिर से उनका रीजनरेशन होता है। इसलिए ओशनिक क्रस्ट को हम न्यूअर क्रस्ट भी बोलते हैं उनको, क्योंकि हमेशा वो सबडक्शन होता है, फिर नया लावा एक्सपोजर होता है, फिर नया एक ओशनिक फ्लोर या एक रिज का निर्माण होता है। इस वजह से ओशनिक क्रस्ट वो रिजनरेटिव होता है, धसेगा फिर उसका रीजनरेशन होगा, इसलिए इसको न्यूअर क्रस्ट भी बोलते हैं। पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उतने डेंसर ना होने की वजह से वो अपनी स्थिति में रहते हैं, पर ये फ्लोट करते रहते हैं। ये जितने भी क्रस्ट है वो सब फ्लोट करते रहते हैं, जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे कि कैसे इनका कोलिशन या डाइवर्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर होता है देन ओशनिक क्रस्ट, पर डेंसिटी में ओशनिक क्रस्ट इज द डेंसेस्ट वन देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओके। और इसीलिए जो ओशनिक क्रस्ट है डेंसर होने की वजह से ही ओशन बेसिन में पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर में है, सी सरफेस से ऊपर है ना, पर ओशनिक क्रस्ट जो है हेवी होने की वजह से ही ओशन के फ्लोर में ये इनका लोकेशन ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। देन कम्स की अब क्रस्ट के नीचे होता है हमारा मैंटल, ओके। क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, यही है बेसिक अर्थ का इंटीरियर कॉम्पोजिशन है, इंटीरियर का जो लेयरिंग है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। क्रस्ट के नीचे हो गया हमारा मैंटल। अब इसमें भी मैंटल के बहुत सारे लेयर्स हैं, तो जो अपर पोर्शन ऑफ मैंटल है, मैंटल का जो ऊपरी पोर्शन है उसको हम एस्थीनोस्फेयर बोलते हैं। यहाँ देखिए, अब इसी स्टेनोस्फेयर जो मेंटल का अपर पोर्शन है उसको एस्थेनोस्फेयर, पर मेंटल का जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है उसको, और जो क्रस्ट का निचले हिस्सा है उसको मिला के हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। यानी कि लिथोस्फेयर जो है वो सॉलिड पार्ट है जो क्रस्ट और मेंटल के अपर मोस्ट, जो सबसे ऊपरी मेंटल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको मिला के क्रस्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द मेंटल को मिला के हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे वाला लेयर को हम एस्थीनोस्फेयर बोलते हैं। तो इसी यही एस्थीनोस्फेयर जो है कि ऐसा एरिया जहां पे लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं, ये जो क्रिस्टल प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल क्रिस्टल प्लेट्स, ओशियनिक क्रिस्टल प्लेट्स, यही एस्थीनोस्फेयर में मूव करते रहते हैं। वो स्टैग्नेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो इसी एस्थीनोस्फेयर लेवल में एरिया में वो मूव करते रहते हैं, और देन ये कोलिशन या डाइवर्शन जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है वो संभव होती है। तो जब लेयरिंग समझ जाएंगे तो आप कनेक्ट करेंगे हर चीज को, ओके। देन होता है एक टर्म आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है कि ये पाया जाता है क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूएशन है उसको हम मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। उसी तरह सेम है कि मेंटल और कोर, इस मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम जानते हैं गुटेनबर्ग, ठीक है। वो होता है हमारा गुटेनबर्ग
वर्ग, डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो ये दो चीज है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में है मोहो, और मेंटल और कोर के बीच में है गुटेनबर्ग। हिंदी में क्रस्ट को भूपर्पटी बोलते हैं, मेंटल को प्रवार बोलते हैं, और कोर को क्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझिए। देन कम्स, अब मेंटल हो गया, मेंटल में एस्थोस्फीयर हो गया। अब आता है कोर में भी दो डिवीजन है, आउटर कोर और इनर कोर। जो इनर कोर है वो है सॉलिड। ओके, तो ये जो हमारा इनर कोर है, इनर कोर में प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो सॉलिड फॉर्म पाए जाते हैं रॉक्स के, प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो पिघल नहीं पाते हैं। टेम्परेचर वैसे भी ज्यादा है, पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जितने भी रॉक्स है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो अब एक और चीज आती है कि निफे लेयर जो है, निफे, सियाल और सीमा, ये दो चीज हैं। फर्स्ट सियाल पढ़ लेते हैं। ओके, सो डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, जिसमें आता है सियाल, सीमा। सियाल हो गया हमारा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ, ठीक है, जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का हिस्सा है, सियाल। और सीमा जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है, जो कि ओशनिक क्रस्ट की कॉम्पोजिशन है। तो जो सियाल और सीमा है, ये लोअर लेयर ऑफ क्रस्ट के कॉम्पोजिशन है, यानी कि इनका कंपोज मटेरियल है। देन जो हमारा कोर है, कोर जो है वो निफे, यानी कि निकेल और आयन, निकेल और फेरस से बना है, निकेल और आयन से बना है, इसलिए इसको निफे के कंपोजिशन से जानते हैं कोर को। ओके, सो होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स को चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।